दोस्तों, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो की ये PDF आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष जी, मैं शुरू में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए मेरे दिल में बड़ा आदर है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने इस भाषण को पढ़ा है तो मुझे घोर निराशा हुई है और मुझे याद आता है कि इस तरह का भाषण आज तक इस सदन में पेश नहीं किया गया। यह उम्मीद नहीं थी हमको कि राष्ट्रपति के भाषण में इस तरह की बात कही जाएगी। राष्ट्रपति के भाषण में यह उम्मीद की जाती है और देश चाहता है कि देश के सामने जो मौलिक प्रश्न हैं, आगे आने वाले वर्ष में उनको कैसे हल किया जाएगा, इसकी कुछ रूपरेखा मिलेगी। इस बात का कोई संकेत इसमें नहीं है। कौन से ऐसे प्रश्न हैं? आज देश का सबसे मौलिक प्रश्न है यहाँ की गरीबी मिटाने का। क्या सरकारी पार्टी के लोग इसको नकार सकते हैं कि यह प्रश्न नहीं है? सरकारी पक्ष से जो जवाब आएगा तो वह उसमें बताएंगे, लेकिन इसमें तो कोशिश यह हुई है कि किस तरह से गरीबी और बढ़े। यहाँ इसके जरिए उल्टी गंगा बहाई जा रही है। यह चीज़ है जो मैं पहले कहने जा रहा हूँ कि इस सदन से और यहाँ से देश उम्मीद करता था कि जो पार्टी पावर में है और जिसको देश की जनता ने चुनकर भेजा है और उसने भेजा है, तभी आप वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे देश की गरीबी मिटाने के लिए। लेकिन आप कुछ करिए तो मैं पहला आदमी हूँगा जो आपका साथ देगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह मैं जानता हूँ कहाँ आपकी ताकत है और कहाँ आपका कलेजा कांपता है। इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। इस गरीबी को मिटाने के लिए इस भाषण में कुछ नहीं है और जो बातें इसमें दी गई हैं, इसमें कुल 40 मुद्दे हैं। इसमें पहला तो परिचयात्मक है और अंतिम में सदस्यों का स्वागत किया गया है। बाकी 38 मुद्दों में से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सरकार इस देश की गरीबी को मिटा सकती हो। कहीं कुछ नहीं है। और जो बातें दी गई हैं राष्ट्रपति के भाषण में, ये तो अखबारों में रोज छपती हैं और अक्सर छपती रहती हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए पूरा समय नहीं मिला है, और अगर मिला है तो जल्दी जल्दी इसको लिखा गया है, इसलिए कि कुछ बातें दे दें और उनको ही राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा दें। अगर सच्चाई के साथ सोचा जाता तो हो सकता है कि इसमें पहला मुद्दा यह होता कि इस तरह से देश की गरीबी को मिटाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको आप एक दिन में मिटा नहीं सकते, लेकिन इस दिशा में आपकी तवज्जो देनी चाहिए थी जो दिखाई नहीं देती। महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात होती यदि माननीय राष्ट्रपति जी की जो भावनाएं थी उसी के अनुकूल यह सरकार आचरण करती, और तब हम धन्यवाद के प्रस्ताव पर यहाँ पर अपनी सहमति देते। हमारे राष्ट्रपति जी विवाद के विषय नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रजातंत्र में यह कसौटी है कि जो कुछ राष्ट्रपति जी कहते हैं वह राजतंत्र की एक सामान्य नीति है जो कि अगले वर्षों में बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका विवाद के लिए आना और इस पर विवाद में पड़ना एक आवश्यक अंग है। आज धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए जब हमारे मित्र
पार्थ सारथी जी खड़े हुए तो ऐसा लगता था कि अच्छे वक्ता, योग्य वक्ता होते हुए भी उनके पास बोलने के लिए कोई विशेष पदार्थ नहीं था। उनके पास बोलने के लिए कोई मसला नहीं था और इसलिए वह दबी आवाज़ में बोल रहे थे। हमारे कांग्रेसी मित्रों को याद होगा कि एक बार सुभाष चंद्र जी में और गांधी जी में टक्कर हुई, विचारधारा में टक्कर हुई और त्रिपुरा कांग्रेस में जब सुभाष बाबू ने एक प्रस्ताव रखा था तब उस प्रस्ताव के विषय में बोलते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह बताया था कि पूरा प्रस्ताव पढ़ने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है, केवल शब्द है, शब्द है, शब्द है। और इसी तरह से आज 30 वर्ष के पश्चात इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि केवल शब्द है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुत से मित्रों ने प्रांतों की बात की और बहुत से मित्रों ने शांति के मसीहा बनकर संसार को सीख दी और शुभकामनाएं दी। न तो हम शांति में मसीहा हैं और न हम प्रांतीयतावादी हैं। जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं के सामने हम कितनी प्रगति कर रहे हैं इस पर हम विचार करते हैं। यह बात सही है कि हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि चाहे कोई भी राज कितना ही अच्छा क्यों न हो उसमें कुछ खराबी न हो। हमारे राम राज्य की कल्पना जो गांधी जी ने की थी उस राम राज्य के बारे में भी लोगों ने गलतियां बताई। इस राज्य में भी हम यह कहें कि गलतियां हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारे मित्र हमें क्षमा करेंगे। और अगर हम यह कहें कि गांधी जी के राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए यह जो देश आगे बढ़ा उससे हमको सीख मिल रही है। हमारे देश में दो सामान्य बातें हैं, एक तो देश को आंतरिक स्थिति से और दूसरी देश की जो बाह्य स्थिति है उससे हम दोनों दिशाओं में बुरी तरह से असफल हुए हैं। हमारे देश का बाहर जितना सम्मान था उसके बारे में हमारे जो नए मित्र आए होंगे उनके सामने हमें तथ्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1946 में आधा संसार हमें अपना नेता मानने के लिए तैयार था, यह सच है। माननीय सदन के सामने यह विनियोग विधेयक क्रमांक 3 आया है और इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारतवर्ष की संचित पूंजी में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उनको भारतवर्ष की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में अंकित हैं। उदाहरण के लिए जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कार्यों के लिए और जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है उनकी यहाँ एक सूची दी गई है। इस वर्ष 1968 की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से बजट आया है तब से भारतवर्ष में सारे किसानों के लिए और उन दूसरे मित्रों के लिए जो किसानी करते रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न रहा है और वह प्रश्न यह रहा है कि उनकी सरकार और उनके कुछ बोलने वाले जब तक यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आनी चाहिए। हाँ, हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह भी कहा गया कि आराम हराम है, कभी यह कहा गया कि जय जवान जय किसान और अब तीसरा नारा हरित क्रांति का आया है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की मंत्रिमंडल के द्वारा और कांग्रेस के अन्य मित्रों के द्वारा जो बात कही गई है वे मित्र कभी खेती करते नहीं हैं और न खेती के बारे में जानकारी ही रखते हैं। आदरणीय भारतवर्ष में खेती का जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों के ऊपर आधारित है और यह कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या भी है। प्रतिवर्ष हम खाद्य के रूप में बाहर से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगाते हैं और अनाज का उत्पादन करने के लिए हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की
खाद मंगाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से गत 20 वर्षों में हमारे सामने बार बार कहा गया है, यह बात दोहराई गई है कि अब भारतवर्ष में हम बहुत जल्दी खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमको खाद्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेसी मित्रों ने जितने जोर जोर से यह कहा कि हम खाद्य की समस्या सुलझा रहे हैं, उतनी ही खाद्य की समस्या उलझती गई है। जनसंख्या की जो बात कही जाती है उसके मामले में हम यह निवेदन करते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे योग्य मित्र श्री शीलभद्र याजी को याद रखना चाहिए कि उस समय रूस के पत्र प्रावदा ने आलोचना करते हुए क्या लिखा था। उसने लिखा था कि हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि भारत में कितने आदमी बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि हमारी समस्या है इनको क्या खिलाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।